हाय एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। फॉर्मेट वाले जो सम्स थे जिनका वेटेज अराउंड 5 मार्क्स है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं, तो आप पहले वो देख लो अच्छे से। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा जर्नल एंट्रीज, जो हमें पास करनी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अभी जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। तो अगेन जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे या मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच के तरीके से, उसके ऊपर भी एक वीडियो डाला गया है। सेकंड वीडियो जो था हमारा उसके ऊपर ही है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले वो वीडियो देखना कि जर्नल एंट्रीज पास कैसे की जाती है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, क्योंकि आज सारे वही लॉजिक्स लगा लगा के हम जर्नल एंट्रीज पास करने वाले। बट उसके पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले हमें समझनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। अब जैसे याद होगा, ड्रॉवर और ड्रॉवी के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे कि उधार पे गुड्स बेचे जाते हैं, देन कंफर्मेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। ये बिल बनाता ड्रॉवर है और एक्सेप्ट ड्रॉवी करता है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको अभी तक हम टेन्योर बोल रहे थे। तो मान लो 2 महीने के लिए एक्सेप्ट किया गया, 3 महीने के लिए एक्सेप्ट किया गया, तो इसका ड्यू डेट कैसे निकालना है वो हम पहले सीख लेते हैं। तो काफ़ी इजी है वैसे तो, बट याद रखना कुछ डेज वाले सम्स में हो सकता है मिस्टेक हो, तो हम दोनों ही कवर करेंगे। पहला वाला सम मंथ का है और इसके नीचे जो सम है वो डेज का है, तो दोनों ही तरीके से हम देख लेंगे ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है। उसके पहले मैं अगेन कुछ बता दूं कि ड्यू डेट निकालते टाइम एग्जैक्ट डेट में तुम्हें 3 दिन और ऐड करने पड़ते ग्रेस डेज के। वो तो अभी हम क्वेश्चन में सीख लेंगे, बट अभी पहले सुन लो कि जो तुम्हारा डेट आएगा 3 महीने जोड़ने के बाद, जो भी डेट आएगा उसमें तुम्हें 3 दिन और जोड़ देने हैं ग्रेस डेज के। तो हम 3 दिन और ऐड कर देंगे, जिसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है, और इस तरीके से अपना लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालना होता है, सीख लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया, अ बिल डेटेड 12 जून 2019 इज पेएबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। यानी यहाँ पे बिल ड्रॉ हुआ है और यहाँ से हमें 3 महीने बाद पेमेंट करना होगा ड्रॉवी को। तो यहाँ से 3 मंथ कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देख लो पहले, डेट ऑफ बिल क्या दिया गया था, 12 जून 2019। बिल का पीरियड यानी टेन्योर कितना था, 3 मंथ्स। तो हम इसमें 3 मंथ जोड़ देंगे तो कौन सी डेट आ जाएगी, 12/9/2019 यानी सितंबर। जून से जुलाई 1 मंथ, जुलाई से अगस्त 2 मंथ, और अगस्त से सितंबर 3 मंथ। तो यहाँ पे हमने देखा जून का जो बिल है उसका पेमेंट कब करना होगा, सितंबर में। डेट तो वही रहेगा 12/9/2019। अब ये जो डेट आया उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। यानी इसमें 3 मंथ जोड़ दोगे तो नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा। अब उसमें हमें क्या ऐड करना होता है, 3 डेज ग्रेस पीरियड जिसको बोला जाता है। तो जब हम ये 3 डेज ऐड कर देंगे, सर हर सम में ही ऐड करना होता है, तो कंफ्यूज में मत रहना कि कब याद रखना है कब याद नहीं रखना है। ये आपको याद ही रखना है कि नॉमिनल ड्यू डेट के अंदर 3 डेज ग्रेस के आपको ऐड करने हैं। 3 डेज जैसे तुम ऐड कर दोगे फिर तुम्हारा फाइनल लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। तो 12 सितंबर में 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगा वो क्या आएगा, 15 सितंबर। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ था कि हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं लीगल ड्यू डेट। तो अगेन फटाफट सीख लो, 12 जून का बिल है, 3 मंथ टेन्योर था, तो जून में 3 मंथ ऐड करोगे तो सितंबर आएगा। तो नॉमिनल ड्यू डेट अपना 12 सितंबर, उसमें 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड के, तो अपना लीगल ड्यू डेट आ गया 15/9/2019। सर ये हेल्पफुल कहाँ है, अलग से सम्स आएंगे क्या इसके ऊपर? अलग से सम्स नहीं आएंगे, ये हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाए आपको। और आगे जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो उसमें डेट कॉलम में हमें डेट लिखने होंगे, तो हो सकता है नहीं दिया हुआ हो डेट, तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। अब ये तो था मंथ का, कि अगर बिल मंथ में ड्यू डेट है तो कैसे कैलकुलेट करना है, जो काफ़ी सिंपल है। डेज वाले में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगेन सिंपल है। तो देख लेते हैं अभी डेट में कैसे निकालते थे। सेकेंड क्वेश्चन, अ बिल डेटेड 14 दिसंबर 2019 इज पेएबल 90 डेज। तो अब आपको 14 दिसंबर से आगे 90 डेज काउंट करना है। तो वो कैसे काउंट करना है, वैसे तो सिंपल है, आप कोई भी तरीके से काउंट कर सकते हो, बट ये टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट है, उस फॉर्म में मैं सिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखो, बिल कब बनाया गया था, दिसंबर में। अब दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31। बट बिल ड्रॉ कब हुआ है, 14 दिसंबर से, तो हम काउंट भी कब से करना स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 14 दिसंबर। तो 31 में से 14 अगर निकाल दो तो दिसंबर के कितने दिन बच गए, 17। समझा? यानी देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो ये बिल ड्रॉ कब हुआ है, 14 दिसंबर, तो दिसंबर के कितने दिन बच गए, 17 दिन बच गए।
तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे अनएक्सपायर्ड डेज में। अब जैन के 31 पूरे ले लेंगे क्योंकि हमें 90 डेज काउंट करना है। तो 17 दिसंबर के हो गए, 31 जनवरी के हो गए, 29 फेब के हो गए। अब अगेन सर फेब में 28 हो 29 हो, ये हमें कैसे पता चलेगा? लीप ईयर। सर जिनको पता नहीं है कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जो भी साल आपका 4 से डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर बोला जाता है। तो 2024 से डिवाइड हो जाता है, इसके लिए इसको लीप ईयर में कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए फेब में कितने दिन रहेंगे? 29। अब हम देख लेते हैं दिसंबर के 17, जनवरी के 31 और फरवरी के 29। तो ये कितने डेज हो गए? 77 डेज। कितने दिन हो गए सर? इन तीनों का अगर टोटल करोगे तो 77 डेज हो गए हैं। और हम बिल का पीरियड कितना है? 90 डेज का। यानी अब कितने दिन बच गए? और 13 दिन। यानी अगले मंथ के पूरे डेज नहीं लेंगे हम, अगले मंथ में 13 दिन होते ही अपना नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा। तो दिसंबर के 17 डेज, जनवरी पूरा 31, फरवरी पूरा 29, यहाँ पे 77 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और 90 डेज कंप्लीट होने को अभी सिर्फ 13 डेज और लगेंगे। तो वो 13 डेज कौन से मंथ का आएगा? अपने नेक्स्ट मंथ मार्च। यानी हमें नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया 13 मार्च 2020 अपना नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें हम 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे। तो 13 में 3 ऐड कर दोगे तो 16, यानी अपना लीगल ड्यू डेट हो गया 16 मार्च 2020। तो अगर मंथ में दिया हो तो भी ईजी है निकालना, डेज में दिया हो तो भी सिंपल है। खाली हमें 90 डेज आगे यहाँ पे काउंट करना है। तो कौन से मंथ में आएगा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्यूमुलेटिव तरीका ही। तो दिसंबर के 17, जनवरी के 31, फरवरी के 29, 77 डेज हो गए, हमें 90 डेज तक जाना है। तो 77 में 13 और डालोगे तो 90 आ जाएगा। तो अपना नॉमिनल ड्यू डेट आ गया 13 मार्च, उसमें 3 दिन हमने ग्रेस पीरियड ऐड कर दिए, तो लीगल ड्यू डेट आ गया 16 मार्च। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा जाता है, मान लो सर आपका लीगल ड्यू डेट जो है वो अगर पब्लिक हॉलीडे पे आ जाता है तो आपको उसके एक दिन पहले पेमेंट करना होता है। यानी जो ड्यू डेट कंसिडर किया जाता है वो एक दिन पहले वाला ड्यू डेट। जैसे यहाँ पे नीचे नोट पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखो, इफ लीगल ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे देन प्रीवियस डे विल बी कंसिडर्ड एज लीगल ड्यू डेट। जैसे एक एग्जांपल है, इफ लीगल ड्यू डेट इज 15 अगस्त, तो ये तो नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, तो फिर लीगल ड्यू डेट क्या कंसिडर किया जाएगा? एक दिन पहले वाला। यानी 15 के पहले कौन सा डेट आता है? 14 अगस्त। देन 14 अगस्त विल बी कंसिडर्ड हैज लीगल ड्यू डेट। तो अगर नॉर्मल है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारा लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आ जाता है तो उसके एक दिन प्रीवियस वाला डे तुम्हारा लीगल ड्यू डेट बन जाएगा। अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो ये जो अभी हमने सीखा वो था कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमें 3 डेज ग्रेस के ऐड करने होता है। याद रखना सर, चाहे मंथ का सम हो चाहे डेज का सम हो, आपको 3 डेज ऐड करना ही पड़ेगा ग्रेस पीरियड। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और डेफिनेशंस हमको सीखने पड़ेंगे। 4 बेसिक से छोटे छोटे डेफिनेशन है जो हमें आगे यूजफुल है, काम आएंगे। जैसे फर्स्ट वाला आ रहा है हॉनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये सर पहले तो सुनो, सर बिल तो आपने ड्रॉ कर दिया, उधार पे ड्रॉ भी आपसे गुड्स लेके गया, आपने उसके नाम पे बिल बना दिया, उसने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब होगा क्या? अभी अभी हमने लीगल ड्यू डेट निकाला, तो हम लीगल ड्यू डेट पे जब उसके पास पैसे लेने के लिए पहुंचेंगे तो 2 सिचुएशन हो सकता है कि एक तो वो आपको पैसे पे कर दे और दूसरा वो आपको पैसे ना पे करे। तो पहला वाला जो केस है हॉनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है कि उसने टाइम पे पेमेंट कर दिया है। यानी लीगल ड्यू डेट पे आप पैसे लेने गए, उसने वो पैसे आपको पे कर दिए, तो इसको हम बोलते हैं हॉनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और वैसे अगर उसने पैसे नहीं पे किए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दोनों डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। इफ ऑन लीगल ड्यू डेट ड्रॉवी पेज द अमाउंट, यानी जो भी बिल में अमाउंट था ड्रॉवी ने पे कर दिया लीगल ड्यू डेट पे, तो नॉर्मल सिचुएशन ऑफ द बिल इट इज़ नोन एज हॉनरिंग ऑफ बिल। तो हमें हमारे पैसे मिल गए, वो बिल हम ड्रॉवी को वापस दे देंगे, तो ये हो गया हॉनरिंग ऑफ बिल। इफ ऑन लीगल ड्यू डेट ड्रॉवी पेज द अमाउंट, तो लीगल ड्यू पे हम पेमेंट लेने गए, पेमेंट मिल गया, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सेम इसका ऑपोजिट केस, हम पैसे लेने गए, पैसे नहीं पे कर पाया ड्रॉवी कुछ भी रीजन से, तो वो हमारे कौन से इसमें आ जाएगा? डिसऑनरिंग ऑफ बिल में। इफ ऑन लीगल ड्यू डेट ड्रॉवी डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ द बिल इट इज़ नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल। तो अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया लीगल ड्यू डेट पे, तो हम उसको क्या बोल देंगे? बिल डिसऑनर हो चुका है। सर ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो पैसे नहीं पे करेगा तो अब हमारे पास कौन से ऑप्शंस है? तो पहली बात तो हम उसके ऊपर केस करेंगे जाके,
क्योंकि आगे बताया था कि स्टैम्प एंड फॉर्मेट में भी हमने सीखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज पे बकायदा फॉर्मेट लगाया जाता है और एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो अब हम क्या करेंगे जब अगर बिल डिसऑनर हो गया तो देखो, हॉनर के केस में तो कोई गड़बड़ ही नहीं, हमें हमारे पैसे मिल गए, केस ख़त्म हो चुका है। बट अगर डिसऑनर हुआ तो अब तो हम हमारे पैसे तो रिकवर करेंगे और पहले तो केस करेंगे जाके। तो ये हम एक नोटिंग ऑफिसर होता है उसके पास जाते हैं और हम अपना बिल लेके जाते हैं उसके पास और ड्रॉवी के ऊपर केस करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नोटिंग ऑफ डिसऑनर। जैसे ही तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया हम उसके ऊपर उस सारे डिटेल को नोट करने जाएंगे नोटिंग ऑफिसर के पास, उसको हम बोलते हैं नोटिंग ऑफ डिसऑनर। नोटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय ए नोटरी पब्लिक। When a bill of exchange is dishonored, the holder can, after giving due notice of dishonor, sue the drawee। यानी हम ड्रॉवी पे केस कर देंगे। तो ये स्यू करना मतलब केस कर देना ड्रॉवी के ऊपर। तो ऑब्वियसली हम ड्रॉवी से अगर पैसे नहीं मिले तो हम उसको बताएंगे कि भाई पैसे टाइम पे हो जाने चाहिए थे, आपने पे नहीं किए, तो लीगल डॉक्यूमेंट है, हम अब जाएंगे नोटरी ऑफिसर के पास और उस डॉक्यूमेंट के बेस पे उसके ऊपर केस कर देंगे। हमारे पास लीगल प्रूफ भी है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास होता है, याद है। इसके लिए याद होगा कि ड्रॉवी बिल पे सिग्नेचर करने के बाद हमें बिल वापस रिटर्न कर देता है। एक्सेप्टेंस वाला केस अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम जब ड्रॉवी को बिल देते हैं, ड्रॉवी बिल साइन करके हमें देता है, हमें मतलब ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर के पास तो ये प्रूफ ऑलरेडी पड़ा था, तो अब हम नोटिंग ऑफिसर के पास चले जाएंगे, डिसऑनर के सारे फैक्ट लिखवा देंगे उससे। अब ऑब्वियसली नोटिंग ऑफिसर तुमसे कुछ छोटे मोटे चार्जेस लेगा ये सब चीज़ें करने के, तो उसको हम नेक्स्ट डेफिनेशन में पढ़ने वाले नोटिंग चार्जेस। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, ये नोटिंग ऑफिसर के पास जाने की नौबत आई कब? जब बिल डिसऑनर हुआ, यानी एक्चुअल में पूरी गलती किसकी है? ड्रॉवी की। तो जो नोटिंग चार्जेस हम पे करने वाले हैं, पे तो चलो केस करते टाइम ड्रॉवर पे कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें रिकवर किससे करना चाहिए? ड्रॉवी से ही रिकवर करना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से ये सारा सीन हो रहा है। तो नोटिंग चार्जेस याद रखना, पे तो ड्रॉवर करता है बट बाद में रिकवर कर लेता है वो ड्रॉवी से। अच्छा, सिर्फ ड्रॉवर नहीं बोलेंगे हम कि पे सिर्फ ड्रॉवर करता है, होल्डर ऑफ द बिल प्रॉपर वर्ड होगा, क्योंकि आगे हम बहुत सारे केसेस करने वाले हैं। तो हर केस के अकॉर्डिंगली आपको समझेगा कि होल्डर ऑफ बिल जो है वो बदलते जाता है। अभी नहीं समझेगा, बट वो जब केसेस स्टार्ट करेंगे हम तब आपको समझ आएगा। तो पढ़ लेते हैं नोटिंग चार्जेस क्या है। द होल्डर ऑफ द बिल हैज़ टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय द नोटरिंग पब्लिक। तो जिसके पास भी वो बिल है और अगर डिसऑनर हो गया है वो बिल, तो इस होल्डर को जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास फैक्ट्स एंड ऑल रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर दिस नोटरी पब्लिक चार्जेस सर्टन फीस विच इज़ नोन एज नोटिंग चार्जेस। तो ऑब्वियसली ये सब करने के लिए थोड़े से चार्जेस लिए जाएंगे। नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल who gets the bill noted for dishonor and subsequently recovers the amount from the person from whom the bill has been received। तो जिससे ये बिल मिला गया है उससे हम ये नोटिंग चार्जेस वसूलेंगे। अल्टीमेटली पूरा बर्डन किसके ऊपर आएगा? ड्रॉवी के ऊपर ही, क्योंकि ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर किया है, तो ये सारे पैसे जो नोटिंग चार्जेस के पे किए गए हम ड्रॉवी से ही वसूलेंगे। याद रखना, आगे जर्नल एंट्री के टाइम पे आपको काम आएगा, ये मैं वापस याद दिलाऊंगा कि जो पेमेंट कोई भी करे लेकिन अल्टीमेटली ये बर्डन किसके ऊपर आएगा? ड्रॉवी के ऊपर। तो ये चार चीज़ें थी जो अगेन आज के वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉनरिंग ऑफ बिल यानी पैसे मिल गए ड्यू डेट पे, डिसऑनर ऑफ बिल पैसे नहीं मिले, ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए, तो हम उसके ऊपर केस करने जाएंगे नोटरिंग ऑफिसर के पास, नोटिंग ऑफ डिसऑनर, और नोटिंग ऑफिसर अपने से कुछ चार्जेस लेगा, उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। इनिशियली पे होल्डर ऑफ बिल करता है बट अल्टीमेटली वसूला जाता है ड्रॉवी से ही। तो सारा पेमेंट अगेन करना किसको है? ड्रॉवी को ही करना। तो ये हो गए सर अभी जो कुछ हमें आगे के बेसिक्स यूज़फुल थे, यानी हमने लीगल ड्यू डेट देख लिया, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेट निकालते टाइम काम आएंगे। ये अलग अलग केसेस में हमें काम आने वाला है, हॉनरिंग ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस एक्सेट्रा। अब सर हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल अपना टॉपिक, जर्नल एंट्रीज जिसमें हमें पास करनी है, और इसमें है टोटल 7 केसेस बिल ऑफ एक्सचेंज में। हर केस इंटरेस्टिंग है, जिसमें सब फर्स्ट वाला केस जो काफ़ी बेसिक सा केस है और इजी है, इसके जर्नल एंट्रीज भी काफ़ी, बट याद रखना है सर यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट किसको करना है, कब करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ गया था, सेकेंड वीडियो हमारा, तो मैं डिस्क्रिप्शन के इसमें लिंक डाल देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, वरना हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो पहले गोल्डन रूल्स या मॉडर्न अप्रोच, 2 तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती है।
तो अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट केस है रिटेनिंग द बिल। रिटेनिंग द बिल मतलब एकदम नॉर्मल सा किस्सा है, नॉर्मल सा सीन है कि ड्रॉवर के पास बिल है, ड्यू डेट पे ड्रॉवर खुद जाएगा और ड्रॉवी से पैसे लेगा